A very good day to all the participants of this lecture. Friends, I am Arvind Mishra from Direct Taxes Regional Training Institute, Lucknow. And in this lecture, we will be studying Section 40 of the Income Tax Act. Section 40 बात करता है उन राशियों की जिनका डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाता, यानी कि अमाउंट्स विच आर नॉट डिडक्टेबल, या जिसका डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाता जब हमें यह तय करना होता है कि असेसी ने कौन कौन से डिडक्शंस क्लेम किए हैं, और वहां पर हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा डिडक्शन ऐसा है जो उसको अलाउ नहीं करना है। तो सेक्शन 40 भले ही सेक्शन 30 से 38 के बीच में कुछ डिडक्शंस अलाउ कर दिए गए हों, लेकिन अगर वो सेक्शन 40 में आ जाते हैं और सेक्शन 40 में उनको प्रतिबंधित किया हुआ है, तो सेक्शन 30 से 38 के बीच में भले ही इसके विपरीत कुछ भी लिखा हो, लेकिन सेक्शन 40 प्रिवेल करेगा और वो खर्चे अलाउ नहीं होंगे। सेक्शन 30 से लेकर 38 के बीच में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के खर्चों की बात की गई है कि कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं, कौन कौन से ऐसे डिडक्शंस हैं जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हेड में अलाउ होते हैं। परंतु सेक्शन 40 ये कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी इन सेक्शन 30 to 38, जिसको कि नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज बोलते हैं। इस सेंटेंस को बोला जाता है नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज, NONOBSTANTE, नॉन ऑब्स्टेंट। तो नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज का मतलब ये है कि ये क्लॉज ये बता रहा है कि इसके विपरीत कुछ और कहीं भी दिया गया हो, उसको नजरअंदाज करके हमको यहां पे ध्यान देना है। नॉट विथ स्टैंडिंग यानी भले ही किसी और जगह पे, यानी सेक्शन 30 से 38 के बीच में कुछ और लिखा गया हो, लेकिन अगर सेक्शन 40 में कोई विपरीत बात उससे आती है तो सेक्शन 40 प्रिवेल करेगा। सो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी यानी ऑपोजिट, विपरीत, द in sections 30 to 38 the following amount shall not be deducted। जो इसके नीचे राशियां लिखी हुई हैं इस सेक्शन में, वो राशियां डिडक्ट नहीं होंगी जब हम इनकम चार्जेबल कंप्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन हेड में। तो सबसे पहली राशि कौन सी है जो डिडक्ट नहीं होगी? वो लिखी है 40A में। 40A अप्लाई करता है किसी भी एसएससी पे, और अगर हम नीचे आके देखते हैं तो 40B अप्लाई करता है जब हम फर्म का असेसमेंट कर रहे हैं, इन केस ऑफ एनी फर्म। और 40BA अप्लाई करता है कि जब हम देख रहे हैं एओपी को या बीओआई को। बहरहाल 40A किसी भी एसएससी पे अप्लाई करेगा, और 40A का जो 40 सेक्शन है, A उसका क्लॉज है और 1 उसका सब क्लॉज है। तो 40A1 ये कहता है कि कोई भी ऐसा इंटरेस्ट या रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या कोई दूसरी राशि जो इस एक्ट में चार्जेबल है टैक्स के लिए, और अगर ये राशि इंडिया से बाहर पे हो रही है या इंडिया में किसी नॉन रेजिडेंट को पे हो रही है जो कि कंपनी नहीं है। नॉन रेजिडेंट नॉट बीइंग ए कंपनी का मतलब एक ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट जो कि कंपनी नहीं है, या कोई नॉन रेजिडेंट कंपनी को पे हो रही है जो कि फॉरेन कंपनी के नाम से दिया हुआ है। तो अगर ये राशि
इंटरेस्ट की राशि या किसी भी कोई भी सम चार्जेबल हो, मतलब इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज तो खास तौर पे स्पेसिफाई किया गया, लेकिन उसके बाद इसको और विस्तृत किया गया है कि कोई भी राशि जो कि इस एक्ट में चार्जेबल है, इस एक्ट में चार्जेबल है का मतलब यह है कि इस एक्ट में वो टैक्स होती है, इनकम टैक्स एक्ट में वो टैक्स होती है। कोई ऐसी राशि जो इनकम टैक्स में टैक्स होती है और उस राशि का पेमेंट या तो इंडिया से बाहर किसी को किया जा रहा है, इंडिया से बाहर किसी को किया जा रहा है, यानी कि वो पेमेंट इंडिया से बाहर अगर कोई रेसिडेंट भी है, चाहे वो नॉन रेसिडेंट है, किसी को भी किया जा रहा है, या फिर अगर इंडिया में किया जा रहा है तो वो किसी नॉन रेजिडेंट को किया जा रहा है या किसी फॉरेन कंपनी को किया जा रहा है, और जिस राशि पर टैक्स डिडक्टेबल है एट सोर्स, चैप्टर 17B में, चैप्टर 17B टीडीएस की बात करता है। तो इस चैप्टर 17B के अनुसार अगर उस राशि पे टैक्स कटना था सोर्स पे, स्रोत पे, और वो टैक्स नहीं काटा गया, एंड सच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, या काटने के बाद उसको पे नहीं किया गया, 139(1) सेक्शन में जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की, उस डेट तक नहीं पे किया गया उसको, तो ऐसे कंडीशन में अगर टैक्स काटा नहीं गया और या फिर काटने के बाद उसको पे नहीं किया गया 139(1) सेक्शन की ड्यू डेट के तक, तो उस कंडीशन में वो जो राशि है उसके बारे में हम ये कह रहे हैं कि वो डिडक्शन के रूप में अलाउ नहीं होगी। अब इसमें दो प्रोवाइजो हैं, उनको देख लेते हैं। पहला प्रोवाइजो ये कहता है, प्रोवाइडेड दैट किसी भी राशि के रिस्पेक्ट में अगर जो टैक्स अगले साल में काटा गया है, यानी टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर, यानी प्रीवियस ईयर में ना कट के वो टैक्स अगले साल में कटा, या फिर प्रीवियस ईयर में तो डिडक्ट हुआ था, यानी कटा था पेमेंट के राशि में से, लेकिन उसका पेमेंट जो है वो ड्यू डेट के बाद किया गया, उसका पेमेंट ड्यू डेट के बाद किया गया, यानी सरकारी खाते में उसका पेमेंट जो है वो ड्यू डेट के बाद किया गया, जो ड्यू डेट है 139(1) सेक्शन की। तो ऐसी राशि डिडक्शन के रूप में उसी प्रीवियस ईयर में अलाउ होगी जिसमें वो टैक्स असल में पे किया गया नहीं, सरकार को दिया गया। तो अगर टैक्स को प्रीवियस ईयर में जमा नहीं किया गया है तो, और वो टैक्स अगले साल में ड्यू डेट से पहले भी नहीं जमा किया गया, तो ड्यू डेट के बाद अगर जमा किया गया टैक्स, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद अगर जमा किया गया है वो टैक्स, तो वो जो राशि है जिस पर वो टैक्स बाद में जमा किया है, लेट जमा किया गया है, यानी ड्यू डेट के बाद जमा किया गया है, तो वो राशि उस साल में, प्रीवियस ईयर में अलाउ नहीं होगी डिडक्शन के रूप में, और वो प्रीवियस ईयर के बाद जो अगला साल है, जिस साल में वो टैक्स जमा किया गया है सरकारी खाते में, तब अलाउ होगी, तब वो डिडक्शन के रूप में अलाउ हो जाएगी। ये कहा गया पहले प्रोवाइजो के द्वारा। दूसरा प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड फर्दर, और ये प्रोवाइजो जो आप देख रहे हैं कि 1/4/2020 से एप्लीकेबल हुआ है, जो ये दूसरा प्रोवाइजो आया है 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020। और ये प्रोवाइजो ये कहता है प्रोवाइडेड फर्दर, इसको हम सेकेंड प्रोवाइजो कह सकते हैं इस क्लॉज का, that where an assessee fails to deduct the whole or any part of the tax in accordance with the provisions of Chapter 17B on any such sum, but is not deemed to be an assessee in default under the first proviso to subsection 1 of Section 201, then for the purposes of this subclause, it shall be deemed that the assessee has deducted and paid the tax on such sum on the date of furnishing of return of income by the payee referred to in the said proviso. तो ये जो सेकंड प्रोवाइजो ये बात कह रहा है कि अगर एसएससी ने फेल कर दिया था डिडक्ट करने से, यानी एसएससी टैक्स को चैप्टर 17B के अनुसार डिडक्ट नहीं कर सका किसी भी राशि पे, लेकिन फिर भी एसएससी को 201(1) सेक्शन के फर्स्ट प्रोवाइजो के तहत
असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना गया, तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि असेसी ने टैक्स का डिडक्शन और पेमेंट जो ड्यू डेट है रिटर्न फर्निश करने की, उस डेट को कर दिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये मान लेंगे कि असेसी ने ड्यू डेट को ऑन सच सम ऑन द डेट, यानी उस ड्यू डेट को जो रिटर्न फर्निशिंग की ड्यू डेट थी उस पे असेसी ने उसका पेमेंट कर दिया, अगर हम ये बात मान लेंगे तो ऑब्वियसली हम उसको प्रीवियस ईयर में डिडक्शन के रूप में अलाउ कर देंगे। अब ये कैसी कंडीशन है जिसमें हम ये मान लेंगे कि उसने ड्यू डेट में जमा कर दिया था टैक्स? वो ऐसी कंडीशन है कि हम असेसी को डीम टू बी असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मान रहे हैं 201(1) सेक्शन के तहत के फर्स्ट प्रोवाइजो के तहत। और वो कौन सी कंडीशन है जब हम उसको डीम टू बी असेसी नहीं इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे? इसको देखने के लिए हम जाएंगे सेक्शन 201 में। तो 201 में आपके समक्ष प्रदर्शित कर रहा हूं, और 201 का जो सबसेक्शन 1 है उसका जो फर्स्ट प्रोवाइजो है, देख सकते हैं, वो ये कहता है कि, और यहाँ पे ये इंटरेस्ट की बात की जा रही है वैसे, कि कोई पर्सन अगर टैक्स को डिडक्ट नहीं करता जैसा कि रिक्वायरमेंट है डिडक्ट करने का, या उसको पे नहीं करता, तो फिर वो डीम टू बी असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। डीम टू बी असेसी एन असेसी इन डिफॉल्ट, यहाँ 201 में लिखा हुआ है। लेकिन इसका फर्स्ट प्रोवाइजो जो है वो इस बात से एग्जेम्पशन एक देता है, और फर्स्ट प्रोवाइजो ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो कि, चाहे वो कंपनी हो तो कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिसर भी हो सकता है, जो कि डिडक्ट नहीं करता, कोई भी पर्सन जो डिडक्ट नहीं करता या डिडक्ट करके पे नहीं करता है टीडीएस को, जो भी राशि है जो उसको पेई को दे रहा है, या जो राशि वो क्रेडिट कर रहा है पेई को, उस पे वो टैक्स नहीं करता है, डिडक्ट नहीं करता है अगर, तो भी वो कुछ कंडीशंस अगर मीट हो रही हैं तो वो डीम टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। शैल नॉट बी डीम टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टैक्स, यदि पहला कि उसने अगर पेई ने, यानी जिसको पेमेंट हो रहा है, उसने अगर अपनी रिटर्न 139 सेक्शन के तहत भर दी है, और 139 सेक्शन के तहत उसने रिटर्न भर दी है, यानी कि, और उसने 139 का कोई भी सबसेक्शन हो सकता है, चाहे वो बिलेटेड रिटर्न हो, चाहे वो रिवाइज रिटर्न हो, अगर उसने रिटर्न भर दी है 139 में, और उसने उस रिटर्न में जब इनकम को कंप्यूट किया है, तो इनकम को कंप्यूट करने के समय उसने उसको उस राशि को अकाउंट में ले लिया है, ये इज टेकन इनटू अकाउंट सच सम, जो भी राशि वो जो राशि उसको पे हुई है, उस राशि को उसने कंप्यूटेशन करते वक्त अकाउंट फॉर कर लिया है अपने रिटर्न ऑफ इनकम में, जो रिटर्न उसने 139 के तहत फाइल करी है, और उसने जो भी टैक्स ड्यू होता है उस इनकम पे, जो कि उसने अपने रिटर्न में डिक्लेयर किया है, जो भी इनकम उसने अपने इनकम के रिटर्न में डिक्लेयर किया है, उस पर उसने टैक्स भी पूरा भर दिया है। और साथ में वो एक सर्टिफिकेट भी दे देता है फ्रॉम एन अकाउंटेंट, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इशू करते हैं, कि उनसे सर्टिफिकेट भी लेके वो एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में लेके उसको जमा कर देता है कि, और ये सर्टिफिकेट ये कहता है कि उस व्यक्ति ने वो टैक्स जो है ठीक से काट के और जमा कर दिया है उस राशि पे जो राशि उसने प्राप्त की थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पेई, जिसको की राशि प्राप्त हो गई बिना टैक्स कटे, लेकिन उसने उस राशि पर टैक्स जमा कर दिया और रिटर्न भी भर दी, उस केस में हम उसको डीम टू बी असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि टैक्स जो है वो तो सरकार के खाते में आ गया, तो हम जो टैक्स पेयर को काटना था, वो टैक्स पेयर ने भले ही ना काटा हो, लेकिन जो पेई है उसने उस टैक्स को सरकार के खाते में जमा कर दिया, और उसने अपना रिटर्न भी भर दिया, और साथ में सर्टिफिकेट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का दे दिया, और उस रिटर्न में उसने कंप्यूटेशन में उस राशि को अकाउंट फॉर भी कर लिया। तब हम जो पेयर है,
पेयर को डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि जो राशि पेयर को काट के जमा करनी थी वो राशि अब सरकार के खाते में पेई के माध्यम से आ गई है। तो हम पेयर को डिफॉल्टर क्यों माने? क्योंकि पेयर ने तो जो राशि पेयर को देनी थी उससे वो हमें पेई से मिल गई। तो अब पेयर को कोई राशि अब जमा नहीं करनी है जो उसको काट के जमा करनी थी, क्योंकि वो राशि पेई ने जमा कर दी है। तो ये यहाँ पे 201 में एक कंडीशन दी हुई है कि किस कंडीशन में हम डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट उसे नहीं मानेंगे। वापस आते हैं सेक्शन 40 पे। अब हमें ये बात बड़ी साफ तौर पे समझ में आ रही है कि यदि कोई राशि किसी एसएससी को काटनी थी और पे करनी थी, लेकिन उसने उसे ना तो काटा ना उसने पे किया, लेकिन उसे डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना क्योंकि पेई ने वो राशि जमा कर दी है टैक्स की उस राशि के ऊपर जो भी उसको पेमेंट मिला, तब हम उसको डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। और तब हम ये मान लेंगे कि जो टैक्स का रिडक्शन और पेमेंट है वो रिटर्न ऑफ इनकम के फर्निश करने की डेट तक हो गया है, ऑन द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। अब सवाल ये उठता है कि अगर उस व्यक्ति ने ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं भरी है, तब किस साल में हम इस डिडक्शन को अलाउ करेंगे? ये प्रश्न अगर उठता है तो उसका सोल्यूशन ये है कि चूंकि हम ये मान रहे हैं कि वो उस राशि का पेमेंट और ये लीगल फिक्शन के थ्रू हम मान रहे हैं, भाई उसने पेमेंट कभी भी किया हो, हमें उसको नहीं देखना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि उसने जो टैक्स का जो डिडक्शन था, भाई टैक्स का डिडक्शन तो एक्चुअली हुआ ही नहीं है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि टैक्स का डिडक्शन हो गया है और टैक्स का पेमेंट भी हो गया है, और वो हुआ है रिटर्न के फर्निश करने की डेट पे। अब मान लीजिए कि ये रिटर्न फर्निश जो हुई है ये ड्यू डेट के बाद हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ड्यू डेट के बाद उसका पेमेंट हुआ। अगर ये पेमेंट ड्यू डेट के बाद हम मान रहे हैं तो ये अगले साल में अलाउ होगा, यानी अगले प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा। और अगर ये रिटर्न ड्यू डेट तक भर दी गई है तब वो इसके पिछले प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा। ये इस बारे में क्लैरिफिकेशन है। इसके बाद हम आते हैं एक्सप्लेनेशन पे, और एक्सप्लेनेशन में दो शब्द यहाँ पे जो ऊपर यूज किए गए हैं, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, उसके बारे में ये कहा गया है कि इनकी डेफिनेशन हम सेक्शन 916 के एक्सप्रेशन 2 में ऑलरेडी दे चुके हैं रॉयल्टी की डेफिनेशन, और जहां तक कि फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की डेफिनेशन का सवाल है वो हम 917 के एक्सप्रेशन 2 में ऑलरेडी दे चुके हैं। और चूंकि वो डेफिनेशन वहां हम दे चुके हैं, इसलिए यहाँ पर अलग से डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि हम अभी रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के टैक्सेशन में पर्टिकुलरली नहीं जा रहे, तो इनके डेफिनेशंस हमारे लिए उतना रेलेवेंट अभी इस सेक्शन के पर्पस के लिए उतना नहीं है। और जब भी ये सवाल आता है कि रॉयल्टी है कि नहीं है या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है कि नहीं है, हमको उन पर्टिकुलर सेक्शंस में जाके उनकी डेफिनेशन को चेक करना होगा कि वो रॉयल्टी माना जाए कि नहीं माना जाए, या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज माना जाए कि नहीं माना जाए। बहरहाल हमने यहाँ देखा कि इवन रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के अलावा अदर सम, यानी कोई भी सम जो कि चार्जेबल है अंडर द एक्ट, अगर वो उसका भी पेमेंट हो रहा है तो भी जो ये जो सब क्लॉज है ये अप्लाई कर जाएगा। तो इसलिए बस प्रश्न यही है कि जो पेमेंट हो रहा हो या तो आउटसाइड इंडिया किसी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट को हो रहा हो, और या फिर वो इंडिया में किसी नॉन रेजिडेंट को हो रहा हो या किसी फॉरेन कंपनी को हो रहा हो, तो उस केस में ये अप्लाई करता है। इसमें मुख्य बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि पैसा हमारा देश से बाहर जा रहा है या किसी ऐसे व्यक्ति को जा रहा है जो कि देश से बाहर रहता है। तो अगर ऐसे पैसा जो कि देश से बाहर जा रहा है उस पर टैक्स नहीं कटेगा सोर्स पे, तो हमारे पास टाइम से टैक्स नहीं आएगा और हो सकता है वो एस्केप भी कर जाए टैक्सेशन से। तो इसलिए उस राशि का डिडक्शन हम बिजनेस हेड में अलाउ नहीं करेंगे जब तक उस पर टैक्स नहीं कट जाता। अब आते हैं 41(1)(a) पर, और 41(1)(a) ये कहता है कि 30% ऑफ एनी सम पेएबल टू अ रेसिडेंट। अगर कोई रेसिडेंट है उसको कोई भी राशि का पेमेंट किया जा रहा है जिसपे कि टैक्स कटना लाजमी है, जरूरी है, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स अंडर चैप्टर 17B, कोई भी राशि जो रेसिडेंट को दिया जा रहा है
जिसपे कि टैक्स कटना जरूरी है अंडर चैप्टर 17B, और वो टैक्स ना तो कटा या फिर कटने के बाद उसका पेमेंट नहीं हुआ 139(1) की रिटर्न की ड्यू डेट से पहले, उस केस में उस राशि का 30% जो है वो डिडक्शन के रूप में उपलब्ध नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 70% तो उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन 30% उपलब्ध नहीं होगा। इसमें मुख्य सोच ये हो सकती है कि अल्टीमेटली जो टैक्स की राशि है वो तो 30% आती है, तो हम 30% अगर डिडक्शन को डिसअलाउ करते हैं तो कुछ हद तक हम पीनलाइज कर रहे हैं उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति को टैक्स डिडक्ट करना था और उसने डिडक्ट नहीं किया, और वो उस बात का ध्यान रखने पे मजबूर होगा कि मुझे टाइम से डिडक्ट करके और पेमेंट करना चाहिए, नहीं तो अगर मुझे एक्सपेंडिचर मेरा नहीं मिलेगा तो ये जो 30% राशि है इस पर करीब 10% के हिसाब से या 1/3 के हिसाब से टैक्स उसका लग सकता है। तो उसको ये फीलिंग होगी कि जो भी रेट है, जो भी टैक्स का, मतलब जरूरी नहीं कि 30% हो, आजकल तो रेट कम भी है, तो उसको लगेगा कि जो ये 30% राशि है जो मुझे अलाउ नहीं हो रही है, तो इसके ऊपर जो टैक्स है मुझे देना पड़ेगा। तो इसलिए वो मजबूर हो जाएगा कि वो इस टैक्स को इस राशि पर, जो भी राशि का पेमेंट वो रेजिडेंट को कर रहा है, उस पर जो भी टैक्स बनता है टीडीएस के प्रोविजंस में चैप्टर 17B में, वो उसको काट के जमा कर दे। और इसमें भी उसी प्रकार से दो प्रोवाइजोज हैं, और प्रोवाइजो ये कहता है कि जैसे हमने पहले भी देखा है कि अगर किसी राशि के रिस्पेक्ट में टैक्स काट लिया गया है सब्सिक्वेंट ईयर में, यानी अगले साल में, या भले ही वो प्रीवियस ईयर में काटा गया हो, लेकिन उसका पेमेंट जो है वो ड्यू डेट के बाद हुआ है, यानी कि अगर वो या तो डिडक्ट ही 139(1) सेक्शन की ड्यू डेट के बाद हुआ है, या उसका जो पेमेंट है, डिडक्शन भले ही प्रीवियस ईयर में हुआ है, उसका पेमेंट ड्यू डेट के बाद हुआ है, तो 30% उस राशि का वो हम कब अलाउ करेंगे? 30% of such sum shall be allowed as a deduction in that previous year in which the tax has been paid. जब तक टैक्स पे नहीं होता तब तक हम ये 30% राशि अलाउ नहीं करेंगे, और टैक्स पे हो जाएगा उस प्रीवियस ईयर में हम इसको अलाउ करेंगे। और जैसा हमने ऊपर देखा था उसी तरह का क्लॉज फिर से है कि अगर एसएससी को डीम टू बी एसएससी डिफॉल्ट नहीं माना जाता है क्योंकि पेई ने उस टैक्स का पेमेंट कर दिया है, तो हम ये मान लेंगे कि जो टैक्स का कटने का था या जो पेमेंट होना था वो डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न तक हो चुका है। और चूंकि ये प्रोवाइजो उसी तरह से जैसे ऊपर पढ़ा था, इसको हम लोग इसे इसीलिए रिपीट नहीं कर रहे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक्सप्लेनेशन के तौर पे यहाँ पर जो भी शब्द इस्तेमाल किए गए, कमीशन, ब्रोकरेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ये सब दूसरे सेक्शंस में ऑलरेडी डिफाइंड है, इसलिए उन सेक्शंस का वर्णन कर दिया गया कि जहां से इनका मीनिंग ग्रहण किया जा सकता है। अब आ जाते हैं 1B पर, यानी 40A 1B। सबसे पहले कोई भी कंसिडरेशन जो कि या तो पे कर दिया गया या पेएबल है किसी नॉन रेजिडेंट को, क्योंकि वो एक स्पेसिफाइड सर्विस दे रहा है, एक ऐसे स्पेसिफाइड सर्विस दे रहा है ऑन विच इक्वलाइजेशन लेवी इज डिडक्टेबल, ऐसी सर्विस जिसपे इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्टेबल है। तो इक्वलाइजेशन लेवी के जो प्रावधान है वो 2016 के फाइनेंस एक्ट में आए थे, जो चैप्टर 8 है उसका, और वहां पे बात की गई है जो ई कॉमर्स से रिलेटेड सर्विसेज हैं उसकी बात की गई है, और उस पर इक्वलाइजेशन लेवी देने की बात की गई। कोई भी पेमेंट जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स वगैरह करते हैं as per the provisions of chapter 8 of the finance act 2016 dealing with equalization levy, इक्वलाइजेशन लेवी का जो भी जितना कटना था, अगर कोई पेमेंट नॉन रेजिडेंट को किया जा रहा है, रेजिडेंट को नहीं, रेजिडेंट को किया जा रहा है, ठीक है। अगर पेमेंट नॉन, और नॉर्मली इक्वलाइजेशन लेवी के केस वही होते हैं जिसमें कि कोई पेमेंट नॉन रेजिडेंट को किया जा रहा होता है, क्योंकि बहुत से ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं जो इंडिया से बाहर हैं और वो यहाँ नॉन रेजिडेंट्स हैं और यहाँ पे ई कॉमर्स सर्विसेज चला रहे हैं। तो जो भी स्पेसिफाइड सर्विस है जिसके लिए पेमेंट किया जा रहा है किसी नॉन रेजिडेंट को और जिसपे इक्वलाइजेशन लेवी कटनी थी,
लेकिन वो इक्वलाइजेशन लेवी को काटा नहीं गया या काटने के बाद उसको ड्यू डेट से पहले पे नहीं किया गया। तो ऐसे कंडीशन में वो जो कंसिडरेशन दिया जा रहा है नॉन रेजिडेंट को, वो डिडक्शन के रूप में अलाउ नहीं होगा इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत। और उसके बाद एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो ये कहता है, प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच कंसिडरेशन, अगर इक्वलाइजेशन लेवी को अगले साल में काटा गया है या उसको काटा तो गया है प्रीवियस ईयर में, लेकिन उसका पेमेंट 139(1) की ड्यू डेट के बाद किया गया है, तो वो राशि वो तब अलाउ होगी उस प्रीवियस ईयर में अलाउ होगी जिस प्रीवियस ईयर में वो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न के बाद वो पेमेंट किया गया है, उसमें तो जब इक्वलाइजेशन लेवी का पेमेंट सरकार को किया गया है। तो इसको एक्सप्लेन करते हुए कि अगर ड्यू डेट जो है रिटर्न की उसके फाइल उस ड्यू डेट के बाद में इस इक्वलाइजेशन लेवी का पेमेंट सरकार को किया जाता है, तो वो प्रीवियस ईयर में ना अलाउ होके वो प्रीवियस ईयर के अगले साल में ही अलाउ होगा। अब आते हैं 1C पर। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के रूप में कोई भी राशि अगर दी जा रही है अंडर चैप्टर 12H में, तो वो राशि भी फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के रूप में क्योंकि वो दिया जा रहा है, तो वो भी अलाउ नहीं होगी। क्योंकि इसके पीछे सोच ये है कि हम लोग जैसे इनकम टैक्स को भी अलाउ नहीं करते और इनकम टैक्स को हम एड बैक कर देते हैं, और इसलिए उसी सोच के हिसाब से क्योंकि ये टैक्स है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, तो कोई भी राशि जो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के रूप में चैप्टर 12H में पे किया जा रहा है, तो वो भी डिडक्शन के रूप में अलाउ नहीं हो। उसको आते हैं 48(2). 48(2) ये कहता है कि एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी रेट और टैक्स, वही जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, कोई भी टैक्स अगर प्रॉफिट्स एंड गेन्स और बिजनेस प्रोफेशन पे दिया जा रहा है, यानी जो इनकम टैक्स है उसको आप कॉर्पोरेट टैक्स कह लीजिए या नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कह लीजिए, कोई भी रेट या टैक्स जो लेवी किया जा रहा है ऑन प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन, या उसका असेसमेंट एक प्रोपोर्शन के रूप में किया जा रहा है और असेस्ड एट ए प्रोपोर्शन ऑफ अदरवाइज ऑन द बेसिस ऑफ एनी सच प्रॉफिट्स और गेन्स। कि कभी कभी कुछ प्रावधान ऐसे भी कहते हैं कि हम एक सर्टेन प्रोपोर्शन पे, एक रेशो में हम टैक्स को लेंगे, जहां पर हम एक एस्टिमेटेड टैक्स लेते हैं एसएससी से, और अगर हम एस्टिमेटेड नहीं भी ले रहे हैं तो हम एक्चुअल टैक्स ले रहे हैं, तो जो भी टैक्स है जो पे कर दिया गया वो रिडक्शन के रूप में अलाउ नहीं होगा, ये क्लियर कर दिया गया। अब इसमें एक्सप्लेनेशन 1 में कहा जा रहा है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि इस सब क्लॉज के पर्पज से, यानी कि इस 2 सब क्लॉज के पर्पज से जो भी राशि पे की जा रही है रेट या टैक्स के रूप में, जो कि बिजनेस प्रोफेशन प्रॉफिट्स एंड गेन्स पे की जा रही है, उस राशि में इंक्लूड होंगे, और ये मान लिया जाएगा कि वो हमेशा से इंक्लूडेड थे कोई भी राशियां जो कि रिलीफ के लिए एलिजिबल थी टैक्स की। यानी सेक्शन 90 और सेक्शन 91 डबल टैक्सेशन की बात करते हैं कि किसी भी राशि में 2 देशों में टैक्स नहीं होना चाहिए। तो अगर कहीं डबल टैक्सेशन हो रहा होता है तो एक रिलीफ इन सेक्शंस में अलाउ होता है। तो अगर रिलीफ दे भी दिया गया, ओके, कोई भी राशि जो इट इज एलिजिबल फॉर रिलीफ, जो टैक्स की राशि है लेकिन इट इज एलिजिबल फॉर रिलीफ, तो जब हम डिसअलाउंस कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, यानी इनकम टैक्स पेड का जो डिसअलाउंस है कैलकुलेट करेंगे, तो वो जो राशि एलिजिबल फॉर रिलीफ है उसको घटाएंगे नहीं, उसको हम जोड़े रहने देंगे। यानी हम मान के चलेंगे कि टैक्स में वो राशि शामिल है जो कि एलिजिबल फॉर रिलीफ थी अंडर सेक्शन 90 या अंडर सेक्शन 91, जिसका कि डिडक्शन जो था वो जिसका होना था अंडर सेक्शन 91, यानी इनकम टैक्स जो पेएबल है उससे माइनस होना था।
या वो रिलीफ के रूप में अलाउ होनी थी सेक्शन 90। तो ये जो राशि है इसको हम एड बैक करना है हमको, जो भी रिलीफ वाली राशि है, और इसको माइनस नहीं करना है while making the disallowance here under this section। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 आता है। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स। और जब हम कहते हैं रिमूवल ऑफ डाउट्स, तो रिमूवल ऑफ डाउट्स का मतलब ये है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये क्लैरिफिकेटरी है नेचर में। क्लैरिफिकेटरी यानी कोई डाउट को क्लियर कर रहा है, और जब कोई डाउट को क्लियर करता है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि कोई डाउट रह गया मन में लोगों के, वो भी क्लियर कर दें भाई। For the removal of doubts, it is hereby declared that for the purpose of this subclause, any sum paid on account of any rate or tax levied includes any sum eligible for relief of tax under section 90A। और साथ में उसमें सेक्शन 90A भी जोड़ दिया कि सेक्शन 90A में भी अगर कोई राशि, कोई टैक्स की राशि है जिस पे रिलीफ अवेलेबल है, तो उसको भी हम जोड़ के चलेंगे while making the disallowance। उसके बाद आते हैं 2A पे। वेल्थ टैक्स की कोई भी राशि इसी प्रकार से जो पे होती है उसको भी ऐड बैक कर देना है, यानी कि वो भी डिडक्शन के रूप में अलाउ नहीं होगी। तो इनकम टैक्स अवेलेबल नहीं है, वेल्थ टैक्स अवेलेबल नहीं है, डबल टैक्सेशन रिलीफ जो है वो भी अवेलेबल नहीं है डिडक्शन के लिए। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स भी डिडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार से ये सारे टैक्सेस जो हैं ये डिडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आते हैं 42B पे। Any amount which is paid by way of royalty, license fees, service fees, privilege fee, service charge, or any other fee or charge by whatever name called, which is levied exclusively on or which is appropriated directly or indirectly from a state government। अगर इस तरह के जो कोई भी पेमेंट्स हैं, जैसे रॉयल्टी, लाइसेंस फी, सर्विस फी, प्रिविलेज फी, सर्विस चार्ज या कोई दूसरी फीस या चार्ज, जिसको एक्सक्लूसिवली लेवी किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग पे बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और जिसका पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग पर लेवी किया जा रहा है, और जिसको स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। तो या तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर लेवी कर रही है या स्टेट गवर्नमेंट उससे ये पेमेंट ले रही है। किस तरह का पेमेंट? जो रॉयल्टी, लाइसेंस फीस वगैरह है, कोई भी सर्विस चार्ज है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ये पेमेंट किससे ले रही है और स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग उस पेमेंट को दे रही है, तो चूंकि ये भी एक तरह का वो जो पेमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को किया जा रहा है, तो इस तरह से ये भी एक गवर्नमेंट को किया गया पेमेंट है, और उसी लॉजिक के हिसाब से कि गवर्नमेंट को जो भी पेमेंट किया जाता है उसको हम डिडक्शन के रूप में अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी ये जो जितने भी पेमेंट्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट को एक स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग दे रही है, यानी ये इंटरनल हो गया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पेमेंट एक तरह से हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की ही अंडरटेकिंग है और वो स्टेट गवर्नमेंट को ही पेमेंट दे रही है। तो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी ओनर, स्टेट गवर्नमेंट ओनर होती है स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की। तो एक ये इंटरनल पेमेंट है। तो चूंकि ये इंटरनल पेमेंट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, और तो इसको डिडक्शन के रूप में अलाउ नहीं किया जाएगा। और एक्सप्लेनेशन में स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग शब्द को यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या तो कोई कॉर्पोरेशन हो सकता है जो कि किसी स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया हो, या वो कोई एक ऐसी कंपनी हो सकती है जिसमें कि 50% का जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका जो 50% से ज्यादा का शेयर कैपिटल, 50% के बराबर भी नहीं, उससे ज्यादा का पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है, यानी कि वो पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और या कोई ऐसी कंपनी जिसमें 50% से ज्यादा पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कोई ऐसी एंटिटी होल्ड कर रही है जिसका रेफरेंस 1 या 2 में है, यानी कि वो एंटिटी कोई कॉर्पोरेशन है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट से बना है, या कोई कंपनी है जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट 50% से ज्यादा पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल रख रही है, यानी कोई ऐसी कंपनी जिसका
50% से ज्यादा के शेयर कैपिटल दूसरी कंपनी के पास है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जिसके पास जो कि स्टेट गवर्नमेंट 50% से ज्यादा का हकदार है जिसकी, और या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन एक्ट के द्वारा बना हुआ कॉर्पोरेशन है जो कि 100% स्टेट गवर्नमेंट की ओनरशिप में होता है, या तो वो है, और या फिर कोई ऐसा कंपनी या कॉर्पोरेशन, इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो चौथा पॉइंट है, या कोई ऐसा कंपनी या कॉर्पोरेशन जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो उसके मेजॉरिटी और डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है, या उसका मैनेजमेंट या पॉलिसी डिसीजंस का कंट्रोल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और या फिर उसके पास स्टेट गवर्नमेंट के पास उसकी शेयर होल्डिंग है या मैनेजमेंट के राइट्स हैं, या शेयर होल्डर्स के साथ उसकी एग्रीमेंट है या वोटिंग एग्रीमेंट्स हैं इसी प्रकार के। तो अगर ऐसे सिचुएशन है जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट के पास उसका मैनेजमेंट का कंट्रोल या पॉलिसी डिसीजंस स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और भले ही इसमें शेयर होल्डिंग या मैनेजमेंट राइट्स या शेयर होल्डर एग्रीमेंट या वोटिंग एग्रीमेंट्स के थ्रू ये राइट्स हों, या और भी दूसरे तरीकों से हो, किसी भी तरीके से अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है मैनेजमेंट का या पॉलिसी डिसीजंस का कंट्रोल है, चाहे डायरेक्टली है चाहे इनडायरेक्टली है, जैसे कभी स्टेट गवर्नमेंट किसी कंपनी को अख्तियार कर लेती है तो उसके बाद उसका कंट्रोल आ जाता है, तो जब भी स्टेट गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होगा किसी भी कंपनी या कॉरपोरेशन का, तो उसको भी अगर उस कंपनी से पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट को आता है ऊपर तरह के जो पेमेंट्स मेंशन्ड है, तो कोई भी फीस या चार्ज का पेमेंट कोई आता है तो वो डिडक्शन के रूप में उस कंपनी या कॉरपोरेशन को अलाउ नहीं होगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मानी जा रही है। और स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के परिभाषा में एक और लास्ट जो पॉइंट है वो है कोई भी अथॉरिटी या बोर्ड या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई बॉडी जो कि एस्टैब्लिश किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के किसी एक्ट के द्वारा, या या वो ओन्ड है या कंट्रोल्ड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब अगर एक्ट के द्वारा नहीं भी अथॉरिटी बोर्ड या इंस्टीट्यूशन या बॉडी नहीं बनाई गई, तो फिर इसका जो ओनरशिप है या कंट्रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कोई जरूरी नहीं कि केवल एक्ट से कोई कॉर्पोरेशन ही बनाए, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी इंस्टीट्यूट करती है, बोर्ड भी बनाती है, इंस्टीट्यूशन भी बनाती है, कोई भी बॉडी बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट, बस स्टेट गवर्नमेंट का उस पर 100% ओनरशिप या कंट्रोल होना चाहिए, और या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के तहत ही वो गठित की जानी चाहिए। तो इस तरह से ये सारी की सारी बॉडीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की परिभाषा में आएंगी, और ये स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जब भी स्टेट गवर्नमेंट को ए और बी के तहत, कैपिटल ए और कैपिटल बी के तहत कोई भी पेमेंट करेंगी, तो वो पेमेंट पे उनको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और ये शब्द जहां अप्रोप्रिएटेड शब्द यूज किया गया है बी में, तो अप्रोप्रिएटेड का मतलब यह है कि जहां पे स्टेट गवर्नमेंट किसी पेमेंट को अख्तियार कर लेती है, अप्रोप्रिएट कर लेती है, मतलब उसका पेमेंट वो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नहीं कर रही है, डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट ही उसको पेमेंट को ले रही है। और इसके बाद हम आते हैं 40A3 पर। 40A3 ये कहता है कि कोई भी पेमेंट जो कि सैलरीज हेड में चार्जेबल है, कोई ऐसा पेमेंट जो कि सैलरीज हेड में चार्जेबल है, अगर वो पेमेंट भी इंडिया से बाहर दिया जा रहा है या किसी नॉन रेजिडेंट को दिया जा रहा है, ऑब्वियसली यहाँ नॉन रेजिडेंट में कोई कंपनी का वर्णन नहीं है क्योंकि सैलरी का पेमेंट किया जा रहा है, और अगर वो उस पेमेंट को, उस पर टैक्स जो है नहीं पे किया गया, ना ही उस पर डिडक्ट किया गया चैप्टर 17B में, तो वो पेमेंट जो है वो भी अलाउ नहीं होगा एज ए डिडक्शन, जो भी पेमेंट दे रहा है उसको अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद आते हैं 40A4 पे। 40A4 ये कहता है कि कोई भी पेमेंट जो कि प्रोविडेंट फंड या दूसरे फंड को किया जा रहा है, जो कि इम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए एस्टैब्लिश हुआ है, एसएससी के एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए एस्टैब्लिश हुआ है, और एसएससी ने उस पर इफेक्टिव अरेंजमेंट नहीं किया, ये सुरक्षित करने के लिए, टू सिक्योर, यानी ये सुरक्षित करने के लिए असरदार अरेंजमेंट्स एसएससी ने नहीं किए हैं कि जो टैक्स है वो सोर्स पे काटा जाएगा किन्हीं भी ऐसे पेमेंट से जो कि
फंड से किए जा रहे हैं, जो कि पेमेंट्स टैक्स के लिए चार्जेबल हैं अंडर दी हेड सैलरीज। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रावधान टैक्स एक्ट में होते हैं कि प्रोविडेंट या कोई भी दूसरा फंड है जो कि एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए है, जब उस फंड से कोई पेमेंट किया जाएगा किसी एम्प्लॉय को, तो वो चार्जेबल टू टैक्स होगा। तो जहां पर भी उस पेमेंट को चार्जेबल टू टैक्स किया जाता है, तो वहां पर उस फंड की वो जिम्मेदारी होती है कि उस पर टैक्स काटे। अब ये जो फंड है, अगर ये इसका एस्टेब्लिशमेंट खुद उस कंपनी ने ही किया है जो कि उसमें पेमेंट कर रही है फंड में, तो सवाल उठ जाता है कि अगर उसमें से टैक्स काटने के लिए इफेक्टिव अरेंजमेंट्स नहीं है, तो फिर कोई भी पेमेंट हम प्रोविडेंट फंड में जो भी किया जाएगा और जिसका डिडक्शन इनकम फ्रॉम अंडर द बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्लेम किया जाएगा, तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक कि एसएससी ये नहीं इंश्योर कर लेता कि उसने टीडीएस काटने की इफेक्टिव अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। और उसके बाद any tax actually paid by an employer referred to in clause 1010 CC। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर कहता है कि हम टैक्स का पेमेंट कर देंगे, एसएससी ये कहता है कि हम टैक्स का पेमेंट आपका कर देंगे, और ये बात वो 1010 सीसी में प्रोवाइडेड भी है कि एनी टैक्स विच इज एक्चुअली पेड बाय एन एम्प्लॉयर, ऐसा एम्प्लॉयर जिसका रेफरेंस 1010 सीसी में है। तो इसके लिए 1010 सीसी को देख लेते हैं एक बार। हम आते हैं सेक्शन 10 के 10 सीसी में, और 10 सीसी में लिखा है कि इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय बीइंग एन इंडिविजुअल डिराइविंग इनकम इन द नेचर ऑफ परक्विजिट, अगर कोई एम्प्लॉय परक्विजिट इनकम डिराइव कर रहा है जो कि मॉनेटरी पेमेंट के रूप में नहीं मिला हुआ है उसको, यानी एक ऐसा फर्क उसको मिल रहा है जिसका कि मॉनेटरी पेमेंट यानी पैसे में पेमेंट उसको नहीं मिल रहा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि 17(2) में जैसा लिखा हुआ है कि कभी कभी जो भी परक्विजिट है, परक्विजिट की डेफिनेशन 17 में दी हुई है। अब अगर कोई पैसा परक्विजिट है जो कि मॉनेटरी पेमेंट यानी मनी के रूप में नहीं दिया जा रहा, तो जो टैक्स ऑन सच इनकम एक्चुअली पेड बाय हिज एम्प्लॉयर एट द ऑप्शन ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी कि अगर उस इनकम पे जो टैक्स पे किया जा रहा है वो एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जा रहा है, तो एम्प्लॉयर के पास एक ऑप्शन है, एम्प्लॉयर के पास एक ऑप्शन है ऑन बिहाफ ऑफ सच एम्प्लॉई कि वो एम्प्लॉय के बिहाफ पे टैक्स दे, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 200 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो सेक्शन 200 जो कंपनीज एक्ट का है उसमें कुछ भी लिखा हो उसको नजरअंदाज करते हुए अगर कोई टैक्स इनकम पे एक्चुअली एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जा रहा है और ये ऑप्शन एम्प्लॉयर के पास है कि वो टैक्स दे रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सच एम्प्लॉय, तो अगर वो टैक्स एम्प्लॉयर ने दे दिया तो हम उसको एम्प्लॉय के हाथ में फिर टैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर टैक्स एम्प्लॉयर ने दे दिया है। क्योंकि एम्प्लॉयर ने टैक्स दे दिया है जैसा कि 10 सीसी में लिखा है, तो हम एम्प्लॉय के केस में वो टैक्स फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बात इन्होंने क्लियर कर दी। अब इसके संदर्भ में 10CC के संदर्भ में सेक्शन 40 में जो बात आ रही है, सेक्शन 40 में ये कहा जा रहा है कि जब भी कोई पेमेंट
जब भी कोई टैक्स का पेमेंट एक्चुअली एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है, तो अब चूंकि ये टैक्स का पेमेंट है और हम टैक्स के पेमेंट को अलाउ नहीं करते हैं, तो ऑब्वियस बात है अगर कोई टैक्स का पेमेंट जो एम्प्लॉयर को हम अलाउ नहीं करते हैं, तो जो टैक्स का पेमेंट एम्प्लॉयर के द्वारा किया गया है और हमने उसको एम्प्लॉयर ने टैक्स का पेमेंट किया, तो हम चूंकि टैक्स का डिडक्शन अलाउ नहीं करते, तो इसलिए इस राशि का भी हम डिडक्शन यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे। ये इसके पीछे लॉजिक है। अब इसके साथ हमारा पार्ट 1 सेक्शन 40 का समाप्त होता है। इसके सब्सिक्वेंटली पार्ट 2 में, यानी सेक्शन 40 के पार्ट 2 में हम सेक्शन 40 का जो बाकी का भाग है उसको कवर करेंगे। So thank you very much for having joined us for part 1 of section 40. Please do go through part 2 of section 40 also to have a complete view of this section.